नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 29 अप्रैल को मना अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। जीन जॉर्जेस नोवेरे की जयंती पर मनाते हैं यह दिवस। दक्षिण भारत में प्रचलित है पूली वेशम। कोर सेक्टर से जुड़े आंकड़े जारी। कुल 8 उद्योग कोर सेक्टर में शामिल। अर्थव्यवस्था के लिए अहम है ये उद्योग। और मालदीव पहुंचे रक्षा मंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोली से करेंगे मुलाकात। हिंद महासागर में स्थित है द्वीपीय देश मालदीव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। बीते 29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संस्थान की नृत्य समिति हर साल इसका आयोजन करती है। 29 अप्रैल को फ्रांस के जाने माने नृत्य कलाकार जीन जॉर्जेस नेवरे की जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। बहरहाल इस खबर के बहाने आज हम भारत की कुछ चुनिंदा नृत्य शैलियों की भी बात करेंगे। इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इनमें सबसे पहली है लाहो। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र की यह नृत्य शैली हर साल जुलाई माह में मनाए जाने वाले बेहदी खलम उत्सव का हिस्सा है। बुरी आत्माओं को भगाने, ईश्वर का आशीर्वाद पाने और भरपूर फसल की उपज की कामना के साथ मनाए जाने वाले इस उत्सव में नार जनजातीय के पुरुष स्त्री लाहो नृत्य करते हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा और आभूषण से सज धर कर दोनों बड़े अंदाज में नृत्य को आकर्षक बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कुड़ नृत्य की। वर्षा ऋतु में फसल कटाई के बाद अपने ग्राम देवता को धन्यवाद देने की भावना से उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के डोगरा समुदाय इस नृत्य का आयोजन करते हैं। ढोलक, बांसुरी और तुरुही की धुन नृत्य को मनमोहक बना देती है। अब बात एक और लोक नृत्य पूली वेशम की करेंगे। इस नृत्य का मतलब होता है बाघ नृत्य। इसका आयोजन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में दशहरा और मुहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही अपने हाथ में कलाई तक पतली पट्टी पहनकर और बाकी शरीर पर बाघ की तरह धारियां बनाकर नृत्य करते हैं। नृत्य का ढंग कुछ इस तरह का होता है मानो कोई बाघ इधर उधर कूद रहा हो। इस नृत्य को दप्पू और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्र अपनी लय देकर और जीवंत बनाते हैं। अब दक्षिण भारत के ही केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रचलित लोकनृत्य भूतम की बात कर लेते हैं। इस नृत्य का मकसद होता है बुरी आत्माओं को दूर भगाना। इसमें भी केवल पुरुष कलाकार ही भूमिका निभाते हैं। इस नृत्य के लिए भारी भरकम तैयारी की जाती है। नारियल और ताड़ के पत्तों को ही नृत्य की पोशाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गाढ़े रंगों से रंगी लकड़ी के ग्राम देवता के सामने नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं गोतीपुआ लोक नृत्य की। पूर्वी भारत में ओडिशा के इस लोक नृत्य को आधुनिक ओडिशी नृत्य का आरंभिक रूप कहा जाता है। राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित भाव भंगिमाओं को नृत्य करने वाले नवयुवक अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। उड़ीसा के ऐतिहासिक रघुराजपुरम गांव इस नृत्य की टोली के लिए पहचाना जाता है। हाल ही में सरकार ने 8 प्रमुख उद्योगों या कोर सेक्टर से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में कोर सेक्टर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 3.6% तक बढ़ा है। यह वृद्धि पिछले 5 महीनों में सबसे धीमी है। कोर सेक्टर के उद्योगों के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे उद्योगों का समूह होता है जिसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे उद्योग अर्थव्यवस्था के दूसरे उद्योगों के लिए नींव का काम करते हैं। भारत में कुल 8 उद्योग कोर सेक्टर में गिने जाते हैं और ये हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली उद्योग। कोर सेक्टर का सूचकांक इन्हीं 8 प्रमुख उद्योगों के कुल और व्यक्तिगत उत्पादन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। गौरतलब है कि इन उद्योगों के चालू वर्ष के उत्पादन की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। कोर सेक्टर कितने महत्वपूर्ण है इसको इस बात से समझा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक यानी IIP में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। इसी के साथ IIP की भी बात कर लेते हैं। IIP विनिर्माण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समग्र आर्थिक संकेतक माना जाता है। वर्तमान में IIP सूचकांक की गणना वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानकर की जाती है।
आजादी के बाद 1951 से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आईआईपी के संकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी संभाली है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सीएसओ को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के रूप में जाना जाता है। चलिए, खबरों में अभी और भी खबर बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देना चाहता हूं। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत होनी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने NMIS यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे जारी किया है। इसे 2021-22 के लिए जारी किया गया है। इस सर्वे का मकसद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में प्रतियोगिता को बढ़ाना है और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को ज्यादा करना है। सर्वे में बारीकी से इसका मूल्यांकन किया गया है कि राज्यों और क्षेत्रों की मैन्युफैक्चरिंग फर्मों ने नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के संबंध में कैसा प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया है या नहीं। इस तरह सर्वे ने राज्यों, क्षेत्रों और फर्म के आकार के अनुसार प्रदर्शन का आकलन किया। इस सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग फर्मों में नवाचार प्रक्रियाओं, नतीजों और बाधाओं की जांच की गई है। साथ ही इन फर्मों में नवाचार के नतीजों को प्रभावित करने वाले नवाचार इकोसिस्टम का भी अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन वर्ष 2011 में आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुरूप हुआ है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे को 2 डायमेंशनल यानी द्विआयामी सर्वे के तौर पर आयोजित किया जाता है। इसका एक आयाम फर्म स्तरीय सर्वे था, जबकि दूसरा आयाम नवाचार सर्वे की क्षेत्रीय प्रणाली था। फर्म स्तरीय सर्वे ने फर्मों द्वारा किए गए इनोवेशन के प्रकार और इनोवेटिव उपायों से संबंधित डेटा को स्टडी के लिए आधार बनाया। इसके तहत इनोवेशन प्रोसेस, वित्त तक पहुंच, रिसोर्स और इनोवेशन के लिए जानकारी हासिल करने जैसे तरीकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें किसी एक फर्म में नवाचार गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नवाचार सर्वे की क्षेत्रीय प्रणाली ने मैन्युफैक्चरिंग नवाचार प्रणाली और फर्मों में नवाचारों को हासिल करने में इसकी भूमिका की मैपिंग की है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहमियत रखने वाले 5 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को मापा गया है। ये 5 क्षेत्र कपड़ा, खाद्य व पेय पदार्थ, मोटर वाहन, औषधि या फार्मा सेक्टर और इंफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन तकनीकी से संबंधित हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के इनोवेशंस का मूल्यांकन करने के लिए लाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने UNIDO यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से इसे आयोजित किया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मालदीव को एक तेज गश्तीपोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट भारत की ओर से उपहार के तौर पर देंगे। मालदीव भारत के रणनीतिक रूप से सबसे अहम पड़ोसियों में से एक है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच के दोस्ती में मजबूती आएगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ भी बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। मालदीव हिंद महासागर में द्वीपों का एक देश है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है। इसमें करीब 1192 द्वीप शामिल हैं जो करीब 871 किलोमीटर लंबे फैले हुए हैं। माले इसकी राजधानी है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित सभी द्विपक्षीय संबंधों के मामले में पिछले कुछ सालों से भारत के काफी करीब है। पिछले साल मालदीव में भारत द्वारा फाइनेंस किया गया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह मालदीव में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को विलिंगली, गुल्हीफालू और थिलाफुशी के नजदीकी द्वीपों से जोड़ने के लिए 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, गोतीपुआ लोक नृत्य प्रचलित है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर उत्तरी भारत में? अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक यानी IIP में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की और उनके सही उत्तर जानने की। पहला प्रश्न था, वैगई किस राज्य की प्रमुख नदी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? इसका सही जवाब है विकल्प सी, वैगई तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरमुज जलसंधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। मार्शल आइलैंड हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। मार्शल आइलैंड प्रशांत महासागर द्वीप में स्थित एक द्वीप समूह है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं सभी खबरें आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आई होंगी। फिर कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।